ओके, सो स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कोलिजन। सो इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है जिसके अंदर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती है। ओके, सो इलास्टिक कोलिजन, वैसे हमारे पास दो तरह के कोलिजन होते हैं, एक तो इलास्टिक होता है और एक इन इलास्टिक होता है। इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन मतलब कि हमारे पास यहाँ पे कोलिजन एक डायमेंशंस में हो रहा है। अगर क्या पता दोनों ऑब्जेक्ट हमारे पास एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, या दोनों ऑब्जेक्ट हमारे वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, या दोनों ऑब्जेक्ट हमारे जेड एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। सो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा एक पहला ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है हमारे पास m1 है। ये कोई भी एक पहला ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, और हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। अलग अलग मासेस के ये दो ऑब्जेक्ट हैं और ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, जैसे कि एक फुटबॉल है और एक क्रिकेट बॉल है, दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस लगा देते हैं कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी सेकेंड मास की 0 होगी और इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट मास की u है। सो व्हेन दिस ऑब्जेक्ट, कौन सा m1, ये जाके हिट करेगा तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट जो है आपका m2, इसको नाम दे देते हैं a और इसको नाम दे देते हैं b। ये दोनों एक लाइन में जाएंगे हिट होने के बाद। बट इन रियल लाइफ ऐसा हो सकता है कि आपके दोनों ऑब्जेक्ट एक लाइन में ना जाए, तो वो होता है हमारा इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन जो भी है उसके इसमें इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस हो सकता है, 3 डायमेंशंस हो सकता है। अभी हम कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं कि हम लोग का फाइनली ये दोनों ऑब्जेक्ट किस साइड ट्रैवल कर रहे हैं, ये दोनों एक ही डायमेंशंस में, दोनों स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे हैं कोलिजन के बाद भी। तो ये कंडीशन हमने पुट की है यहाँ पे। हम एक आइडियलाइज्ड सिचुएशन ले रहे हैं जो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास m1 एक ऑब्जेक्ट है जिसके इनिशियल वेलोसिटी u है और m2 जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, अब ये m1 जो है ये आके हिट करता है m2 को, और ये दोनों ऑब्जेक्ट a और b मूव करने लग जाते हैं कोलिजन के बाद। कोलिजन मतलब टकराना। सो a और b दोनों टकराने के बाद मूव करने लग जाते हैं। पहला वाला जो है आपका a, ये v1 वेलोसिटी से मूव करता है कोलिजन के बाद, और b जो है आपका v2 वेलोसिटी से मूव करता है कोलिजन के बाद। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम ये एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हैं तो इसमें कौन सी चीज़ है जो हमें पहले से ही पता है? m1 m2 एंड u1 हम ये डिसाइड कर सकते हैं। मेरे को फुटबॉल लेनी है, बास्केटबॉल लेनी है, क्रिकेट बॉल लेनी है, टेनिस बॉल लेनी है, जो भी बॉल लेनी है उसका मैं मास डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे को कौन सी दो चीज़ें आपस में टकरानी है, और पहले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी ये भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ बिफोर द एक्सपेरिमेंट। तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है, क्या चीज़ हमें पहले नहीं पता होती है एक्सपेरिमेंट के? v1 और v2। तो हमारे यहाँ पे यही ऑब्जेक्टिव है कि ये जो है, जो कंडीशन है, ये जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें दो पार्टिकल्स आके कोलाइड कर रहे हैं और फाइनली वो एक लाइन में जा रहे हैं, सेम लाइन अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन वन डायमेंशन, इनकी वेलोसिटीज़ निकालनी है। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे हमारे कंडीशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन। क्या क्या कंडीशन है? पहला है आपके पास मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये दोनों जो है अपनी मोमेंटम कंजर्व करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन हम अभी इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। अगर ऐसा कोई कोलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती है उसको हम इलास्टिक कोलिजन, सो हम एक स्पेशल केस डील कर रहे हैं यहाँ पे, मोमेंटम कंजर्वेशन। सर मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या है? फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम ऑफ अ गिवन सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ये तो थी बुकिश लैंग्वेज, और सिंपल लैंग्वेज में जितना इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का कोलिजन से पहले, टकराने से पहले, उतना ही मोमेंटम फाइनल होगा कोलिजन के बाद। तो पहला मोमेंटम से मीन्स कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना है फर्स्ट पार्टिकल का? m1 u1 प्लस मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल m2 u2, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है?
सर इनिशियल वेलोसिटी नहीं है सेकंड पार्टिकल की, वो रुका हुआ है टकराने से पहले, तो u2 की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी m1u1 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। इस इक्वेशन में हमको क्या चीज़ नहीं पता है, v1 और v2, ये दो वेरिएबल्स हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसके दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन्स हैं जो हमें नहीं पता है, हमको यही निकालना है। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। लेट्स मूव अहेड और देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे सेकंड क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। सो काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं कैसे कंजर्व रहती है। तो सेम, द टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अगर मैं इस पूरी ब्राउन इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं हर एक टर्म को, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो क्या ये हाफ गायब हो जाएगा? यस। सो लेट्स मल्टीप्लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इस पूरी इक्वेशन के लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। बट सर यहाँ पे u2 की वैल्यू तो 0 है, तो हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। m1 u1 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहाँ से आई हमारे पास? ये आई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये एक एसेंशियल कंडीशन है किसी भी इलास्टिक कोलिजन के लिए। वो कोलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है उसी को ही हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ओके ग्रेट। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 अननोन्स है। अननोन मतलब जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है। कौन सी? v1 और v2। अगर हमको v1 और v2 दोनों नहीं पता है तो हम इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे जो हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है। तो सर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि अगर मैं इक्वेशन लूँ 1, सो फ्रॉम 1 अगर मैं यहाँ से v2 m2 v2 उधर लेफ्ट साइड ले जाऊँ तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी m1 u1 माइनस m2 v2 और राइट साइड में m1 v1 बचेगा। और m1 को भी मैं लेफ्ट साइड ले जाऊँ तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी m1 u1 माइनस m2 v2 होल डिवाइडेड बाई m1 इज इक्वल्स टू v1। सर आप v1 को ही क्यों रखा आपने और m2 v2 को ही क्यों लेके गए लेफ्ट साइड में? आप m1 v1 को भी ले जा सकते हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इवेंचुअली आपको सिंप्लीफाई करके दोनों की वैल्यू निकालनी है v1 और v2 की। तो अगर आप v2 को पहले लेके जा रहे हो या v1 को उधर लेके जा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी चॉइस है, आपको रिजल्ट सिमिलर ही मिलेगा। आप ये खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। अब ये जो हमारी इक्वेशन है ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 को हम 2 में पुट कर देते हैं। कहाँ पे? v1 की जगह पे। तो जब हम v1 की जगह पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे इक्वेशन 3 को, तो यहाँ पे सिर्फ एक अननोन बचेगा, वो है v2। देखते हैं कैसे। तो ये हमारी इक्वेशन फ्रॉम 2 m1 u1 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर। अब v1 को मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ ताकि हमारे को दिखेगा कि हमने कहाँ सब्स्टिट्यूट किया है। सो v1 इज m1 u1 माइनस m2 v2 अपॉन m1 होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा, प्लस एक फैक्टर और बच गया यहाँ पे m2 v2 स्क्वायर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में जो v1 की वैल्यू आई थी, कहाँ आई थी? ये आई थी। इसको उठा के आपको इधर पुट कर देना है। तो जब आप पुट करोगे तो ये रेड वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी सेम इक्वेशन लिख लिया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो ये मिलेगा मुझे m1 u1 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 इंटू, लेट्स एक्सपैंड द न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा m1 u1 माइनस m2 v2 होल स्क्वायर
होल डिवाइडेड बाई m1 स्क्वायर। लेट मी रिपीट अगेन, ये जो स्क्वायर है ये इस न्यूमरेटर के भी ऊपर होल स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर के भी नीचे भी स्क्वायर आएगा। ओके, एंड बाकी का पार्ट एज इट इज लिख लेते हैं, m2 v2 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या मैं सर इस m1 को इस एक m1 से कैंसिल कर सकता हूँ? कौन सा? ये वाला m1 और एक ये वाला m1। यस, मल्टीप्लिकेशन में है और वो डिवीजन में डिनोमिनेटर में है, तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास बचा m1 u1 स्क्वायर इक्वल्स टू, चलो एक्सपैंड करते हैं न्यूमरेटर को, तो ये हमारा a है, ये माइनस b, सो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a b होल डिवाइडेड बाई, क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे? सिर्फ एक m1 बच गया, एंड ये ब्लू वाला पार्ट एज इट इज m2 v2 स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। फिर से एक और बार रिपीट कर देता हूं, हमने जो न्यूमरेटर में स्क्वायर था उसको एक्सपैंड कर दिया, तो हमको मिला m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 v2 होल स्क्वायर माइनस 2 m1 u1 m2 v2। सर ये कहाँ से आया ये आइडेंटिटी? a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, हमने ये अप्लाई किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डिनोमिनेटर में m1 आ रहा है इससे छुटकारा पाने के लिए पूरी इक्वेशन को m1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो डिनोमिनेटर में m1 आ रहा है हमारे पास, इससे छुटकारा पाने के लिए लेट्स मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विद m1। तो अगर मैं लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बचेगा। राइट साइड में जब आप पहले फैक्टर से m1 मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर से गायब हो जाएगा और ये बचेंगे आपके एज इट इज m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ m1 u1 m2 v2, और एक m1 m2 कहाँ आ जाएगा? इस लास्ट वाले फैक्टर में आ जाएगा m1 m2 v2 स्क्वायर। ग्रेट। अब हमको पता है, हम अब एक्सपैंड करेंगे ये वाले स्क्वायर्स। सो जब ये वाले स्क्वायर्स एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ m1 m2 u1 v2। मैंने क्या किया है यहाँ पे? m1 m2 को साथ में ग्रुप कर दिया, बिकॉज सब मल्टीप्लिकेशन में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। आप a इंटू बी लिखो या b इंटू ए को सेम रिजल्ट आएगा, प्लस ये हो जाएगा आपके पास m1 m2 v2 स्क्वायर। हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, ये m1 u1 स्क्वायर जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये माइनस होगा और सब्ट्रैक्ट होने पे कैंसिल हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? सर हमें निकालना है v2, क्योंकि वो एक अननोन वैल्यू है। तो हम यहाँ पे v2 को निकालने के लिए पहले इसको कैंसिल कर देते हैं और ये बाकी के फैक्टर्स ओके यहाँ पे ले जाते हैं ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो मैं ये वाला फैक्टर भी और ये वाला दोनों लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ, तो ये m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। और वो एक जो ये वाला फैक्टर है ये जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2m1 m2 u1 v2। और राइट साइड में क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस m1 m2 v2 स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे ये दोनों फैक्टर तो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो गए हमारे पास। अब हमारे पास ये इक्वेशन बची। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? हम m2 और v2 से लेफ्ट साइड और राइट साइड डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि लेफ्ट साइड में भी m2 v2 इधर भी प्रेजेंट है, इस टर्म में इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, m2 v2 हर एक टर्म में प्रेजेंट है। सो हर एक टर्म में प्रेजेंट है, तो हम लोग अब क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड करने पे हमको मिलेगा 2 टाइम्स क्या बच गया? m2 v2 से डिवाइड करने पे एक तो m1 बच गया और एक u1 बच गया, क्योंकि m2 v2 कैंसिल। यहाँ क्या बचा? m2 v2 अकेला बचा, क्योंकि एक m2 v2 से हमने डिवाइड किया है। और यहाँ पे m2 v2 से डिवाइड करोगे तो एक तो m1 बचेगा और एक v2 बचेगा।
मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस इक्वेशन में मैंने हर एक टर्म को m2 और v2 दोनों से डिवाइड किया है। अब ले चलते हैं हमको क्या निकालना है, v2, सो ट्वाइस ऑफ m1 u1, और यहाँ पे v2 कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिल गया m2 प्लस m1। ये m2 m1 लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये बचेगा ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन m2 प्लस m1, और ये बचेगा हमारे पास v2 मिल गया हमको। यस, किसके टर्म्स में मिल रहा है, नोन टर्म्स में। नोन कैसे, हमको क्या पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल का मास पता है, यस, u1 पता है, यस, और m2 पता है, यस। क्या ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, नहीं, ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है v2। अब हमको क्या निकालना है, v1। कैसे निकालेंगे v1, इस v2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो अगर हम v2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, ये हो जाएगा m1 u1 माइनस m2 v2। v2 कितना है हमारे पास, तो मैं इसको अलग कलर से लिख लेता हूँ फिर से, ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन m2 प्लस m1 होल डिवाइडेड बाय m1। ये हमको मिल गया v1। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर ये हो जाएगा m1 u1 माइनस ट्वाइस ऑफ m1 m2 u1, ये जो m2 बाहर बैठा है ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं m1 से, तो ये बचेगा हमारे पास v1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे m1 u1 मल्टीप्लाइड विद m1 प्लस m2 माइनस ट्वाइस ऑफ m1 m2 u1 होल डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में जाएगा m1 प्लस m2 और ब्रैकेट्स रखो टू अवॉइड मिस्टेक्स इनटू m1। ये मिल गया हमको v, कौन सा, v1। अगर मैं न्यूमरेटर में m1 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा हमारे पास m1, ये u1 इंटू m1 प्लस m2। अगर कॉमन लेना नहीं आता है तो ये वापस m1 को मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म से, आपको पहला टर्म मिल जाएगा, और यहाँ पे -2 टाइम्स m2 u1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू m1। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर मैं ये m1 फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो यह वाला फर्स्ट टर्म मिलेगा, और सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला सेकेंड टर्म मिलेगा। ये हो गया आपका v1। अब हम v1 निकालने वाले हैं, तो m1 कैंसिल कर देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं न्यूमरेटर को, तो ये बचेगा u1 m1 प्लस u1 m2 माइनस ट्वाइस ऑफ m2 u1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दैट इज इक्वल्स टू v1। ठीक है, अब यहाँ पे m2 u1 है और ये भी m2 u1 है, m2 u1 और m2 u1, कितने m2 u1 है यहाँ पे, -2, यहाँ कितने हैं, +1, -2 + 1 विल बी -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास u1 m1 माइनस u1 m2। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, m2 u1 इज सेम एज u1 m2, दोनों सेम है क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और अगर मैं u1 कॉमन ले लेता हूँ न्यूमरेटर में तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस विल बी द वैल्यू फॉर v1। सर अगर मैं इनिशियली v1 सब्स्टिट्यूट करता, ओके, और या फिर मुझे इनिशियली v2 मिलता, v2 की जगह यहाँ v1 मिलता, वो भी वैल्यू आपकी यही होती। ओके, सो ये आपका सॉल्यूशन हो गया v1 का।